नमस्कार साथियों। और यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से आपके 8 से 9 प्रश्न जो है ना, 8 से 10 प्रश्न यहाँ से एकदम से श्योर शॉट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। सभी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ना हो ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं, जैसे ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी घूमे हाइड्रोजन से संबंधित आप समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में ही किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.44 गुणे 10⁻15 मीटर। मान याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। तो आदमी जो होता है ना, इंसान 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति की आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ज में क्या मापा जाता है? देखिए, तो आवृत्ति मापी जाती है, तुरंत रिपीटेशन है, 64 में भी 65 में भी। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज है। और हर्ज ये देखिए वही है, सामान्य मनुष्य से कितनी आवाज़ सुन सकता है? तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की आवाज़। इससे कम या ज़्यादा आवाज़ को कुत्ते सुन सकते हैं, इसलिए वो जो आवाज़ हम लोग नहीं सुनते हैं वो भी उनकी सुनाई देती है और वो भौंकते हैं। इसका संकेत HZ है। HZ में इसको जो है दिखाया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये इकाई है वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। ठीक है, तो इसकी सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरे किसी ने क्या कहा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो हमारा NCERT बोलेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। जैसे देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यदि व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रम में यह 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है, इसलिए जो है यही हमारा सबसे सही होगा। ठीक है, जो NCERT में लिखा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। NCERT से संबंधित कोई परेशानी हो तो बच्चे मेरे पास ज़रूर बताएं। जो छात्र हैं, अभ्यर्थी, मुझे बताएं। मेरे पास NCERT का मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो उन सब को मैं बोलूँगा कि भाई उसका इस्तेमाल करने के लिए। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 700 nm में दिखता है। रिपीटेशन क्वेश्चन है, देखिए कितना आसानी से है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व के मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर, है ना, Nm²। तो ये ध्यान देने का है। इसमें क्या है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अब देखिए, दोबारा रिपीटेशन क्वेश्चन है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होगा? पास्कल है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। यह दाब की इकाई क्या हो सकती है? तो न्यूटन वर्ग मीटर, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ ई उत्तर के थ्रू जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह है दाब। प्रेशर जो है वो अदिश राशि है, दाब है अदिश राशि।
वे राशियां जिनका व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन को चुनिए। तो मैं सीधा बता देता हूँ कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। मैंने कई बार इसको बताया है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको बोलेंगे। तो ये होता है इसका कारण। चलिए, मैं खांसी पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा कोल्ड है जो कॉमन समस्या है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है न्यूक्लियस। परमाणु का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों न्यूक्लियस कहलाता है? क्योंकि परमाणु जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, दोनों मिलकर न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं जेम्स चैडविक द्वारा की थी। देखिए, ईट पर नाचे एक फॉर्मूला है जिससे ये पता चल जाता है कि किस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर किसी को समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना या पूछ लेना। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन ये बोलते हैं। नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सीधे जो है ना गर्म करने पर बिना द्रव्य हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो ये कहलाता है त्रिक बिंदु। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। तो देखिए, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जैसे 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। अब देखिए, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें किस तरह की किरणें हैं? तो ये आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। किस लिए, कैसे, इसकी थोड़ी व्याख्या देखें। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G का मतलब होता है जनरेशन। अभी कौन सा 5G का भी चर्चा चल रहा है, तो 5G यानी 5th जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने आविष्कार किया था किसका? रडार का। तो ये स्कॉटिश भौतिकविद थे और 1935 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसे उड़ती हुई चीज़ों के बारे में नीचे ज़मीन पे पता किया जाता है। गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? तो हिग्स बोसॉन को, हिग्स बोसॉन को बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसका प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल्स उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सर सीवी रमन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है ना। तो भारत में कितने लोगों को पुरस्कार मिला है उसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो उससे हमारा जो है कई सारा काम है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले जो मिला था नोबेल प्राइज़ वो मिला था रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए 1913 में, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कल्याण सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में। और ये मैं बता दूं कि मैंने कल्याण सत्यार्थी जी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, तो ये इसी प्रेरणा के कारण मैंने फिर गांव को चुना अपने काम के लिए।
तो धीरे धीरे समय गुजरेगा तो गांव के लोग भी इस बात को समझेंगे। और ज़्यादा नाम वाम की इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन वहाँ से बच्चों को का लाइफ बदले थोड़ा सा, ये मेरी इच्छा है। वी रामकृष्णन का रसायन में 2009 में, अभिजीत बनर्जी का अर्थशास्त्र के लिए 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के, इसके बराबर है 10⁻³ mm, 1/1000 mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो ये होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, F-32/180 बराबर C/100। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ये सवाल आराम से बनेगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं। तो किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थ हैं तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से ये अलग की जा सकती है। और इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं खास करके वायु वगैरह में, वायु भी मिश्रण है उसमें अलग करने में यही इस्तेमाल होता है। लोलक की कालावधि कितनी है? तो लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। टी बराबर 2π√L/g। तो यहाँ पे पाई और जी नियतांक है, इससे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसी को हम लोग तोड़ ताड़ करके लिख सकते हैं कई तरीके से। आगे देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ये सब ने बचपन में पढ़ रखा है, V बराबर U + AT। इसको कन्वर्ट करेंगे तो A बराबर V - U/T आ जाएगा। तो जो स्कूल में पढ़ा है उसको पूरा एकदम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए आयतन है ना, वो सदिश राशि नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग क्या हो गया? V, है ना। संवेग क्या हो गया? P = mv। देखिए ये क्या होता है? P = क्या होता है? mv। और वेग क्या हो गया? V। ये कट गया तो क्या m बच गया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो द्रव्यमान m प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये सिंपल है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो ये होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर 1000 मीटर। इस तरह का सामान्य प्रश्न जो है ना वो देखने को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न एकदम नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम क्लियर करना है तो सामान्य प्रश्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, यह बराबर होता है 10⁻−12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल, तो कितना लगेगा? लिफ्ट पर लगेगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, क्योंकि जी का मान कितना है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बस यही एक सही है, बाकी सबका तो पता नहीं, बाकी सब तो सही नहीं है। यदि एक पंख, एक रबड़ और एक गेंद की लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो सब एक साथ फर्श पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए जब एयर हट जाता है ना तो सब एक साथ ही पहुंचेगा। निर्वात में सब एक साथ ही ज़मीन को छुएगा। अगर हवा है तो हवा तो क्वांटिटी के कारण हवा अपने जोर लगाएगा, तो कुछ चीज़ें लेट धरती पे गिर सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा को के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई है, देखिए यह है वाट। कितनी बार रिपीट हो चुका है ना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वाट है। शक्ति का P बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। एकदम सिंपल है ये सूत्र इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का इसे नहीं नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकर्य का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्न जो है ना वो सब सुमेलित हैं, जैसे वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, तो ये सब जो है सही है। गलत यही है। आगे हम लोग देखते हैं
टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सिंपल है, मैकेनिकल ऊर्जा को। और इसी तरह है 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो देखिए 1 इकाई होगा, 100 गुने 10 कर दीजिए तो 1000 हो गया। तो यही हो गया मामला, एक इकाई का खर्चा होगा, 100 गुने 10 घंटा तो 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? सिंपल सवाल है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। तो सीधा ऐसा है कि इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है बहुत आसानी से मान आ जाएगा। ये देखिए 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व किया हमने, R1 R2 R1 + R2, R का वैल्यू रखा और ये सीधा सा निकाल दिया तो कितना आ गया? 4.70 किलो ओम। एकदम आसान होता है। ये ऐसे सवाल को, मैथमेटिक्स से सवाल है ना, उससे देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सामान्य समीकरण होता है, बस डेली प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम आराम से, जब पढ़ते पढ़ते मन दुखी हो ना, मैथ के 4 सवाल बना लीजिए, मन एकदम खुश हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। एकदम सिंपल है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनमो में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सामान्य चीज़ है, ठीक है। वही कुंडली, सिंपल फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है इसमें। तो विद्युत मोटर में क्या होता है? ठीक उसका उल्टा। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? बताइए, विद्युत धारा किससे नापी जाती है? अभी अभी हमने देखा है कि विद्युत धारा किस चीज़ से नापी जाती है। देखिए, विद्युत धारा नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा जो है वो नापी जाएगी किसे? एमीटर से। विद्युत धारा किसे नापी जाएगी? एमीटर से। घोट लीजिए, विद्युत धारा एमीटर, विद्युत धारा एमीटर, इस तरह करके इसको याद रखिए। तो अब आगे देखते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। एकदम ध्यान रखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। देखा, तुरंत है। 64 में भी पूछ दिया, 65 में भी सेम चीज़ पूछ दिया। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? देखिए, प्रिज्म से। एक प्रिज्म लगा देंगे, रंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल हो। एक फार्मूला होता है विवग्योर, VIBGYOR। इसके अकॉर्डिंग जो है वो लाइन बाय लाइन वो दिखेगा। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। D बराबर क्या होता है? 1/f। तो ये 0.5 मीटर होगा हमेशा, या इसको 50 सेंटीमीटर कर देंगे, ये सिंपल है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये हमेशा ना उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। ध्रुव तारा किस तरफ दिखाई देता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तर या दक्षिण के मामले में। मैंने ऐसे किसी से पूछा नहीं है, ना ही गूगल वगैरह किया है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे प्राप्त करते हैं? तो तंतु को गर्म कर देंगे, श्वेत पदार्थ जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत प्रकाश प्रभाव के लिए मिला था। 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को इस काम के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो देखिए, यूरेनियम के लिए होता है। यूरेनियम को विखंडित करके धातु बनाई जाती है विद्युत। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ के, कंप्रेस्ड एयर को छोड़ देंगे, है ना। कभी साइकिल में हवा डालेंगे ना, तो हवा जब डालेंगे तो वो जगह, उसकी जो नब है, गर्म हो जाएगी। लेकिन हवा अगर तेज से निकलती है ना तो वो ठंडा हो जाता है। तो यही को यूज़ करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो बहुत सिंपल है, ये टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक एकदम कम होता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगी तो बाकी का तार बाद में जलेगा, पहले यही ओवर हीटिंग से कट जाएगा, जिससे कि क्या होगा, अंदर का लाइट खत्म, बंद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह है पारा। पारा जो है ना, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। अतिचालक का लक्षण है तो यह शून्य पारगम्यता, ठीक है। अतिचालक में क्या होता है? शून्य पारगम्य होता है ये।
वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालकता कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनमें चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ये क्या होता है, तो ये घटता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। देखिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी अर्धचालक डिवाइस है। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि बस सिंपल है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। भाई ज़्यादा होगा ना वो तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि वो CFC गैस वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लगती है, पूरा एरिया को ठंडा नहीं कर पाता, उसका मोटर ही गर्म हो जाता है पहले ही। तो बस यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है 67 में। देखिए कितना बार बार यही प्रश्न पूछा गया। ये अभी 39 में पूछा गया था, वही 67 में पूछा गया। एकदम रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना। और उसी के आसपास क्वेश्चन के आगे पूरी तैयारी करनी चाहिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है ना, कर लेते हैं कथन का चयन। अब सबको पढ़े तो सिंपल है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। क्या कथन है ये, गलत कथन है ना। सही कथन को देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। सही कथन क्या है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कटिंग के लिए किया जाता है, कोटिंग के लिए, ये भी सही है। ठीक है, बढ़िया है। इसमें एक और टर्म जो है जुड़ जाता है, और वो क्या जुड़ता है, वो टर्म इसमें जुड़ता है, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस वाला, सेमीकंडक्टर गलत बोल दिया मैंने, वो नैनो टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है जो फिर मैं आराम से बताऊंगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उनको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। सिंपल है ना। इस तरह करके होता है ना, इस तरह करके बनता है ना ये। ठीक है, तो ये इसको ये तरंगदैर्ध्य हो गया, या यहाँ से यहाँ नापेंगे तो तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो है उसका बदलाव नहीं होता है, बाकी चीज़ें बदल जाती है, आवृत्ति वही रहती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के बने होते हैं, किस लेंस के, तो ये उत्तल होते हैं लेंस, है ना, उत्तल होते हैं लेंस, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण एक प्रकार का है। किस प्रकार का, अवतल दर्पण में बड़ा लगेगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, 330 मीटर सेकंड है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये मतलब गर्म वायु में क्या होगा, ठंडे में क्या होगा, ये है, लेकिन एक है अनुमानतः, तो ये है 330 मीटर। एकदम स्ट्रिक्ट होता तो ई उत्तर हम लोग देते, खैर ये तो पुराना क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है इसका। शुष्क वायु में है, शुष्क वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, शुष्क वायु 25 पर 346, हाइड्रोजन में 25 पे 1284, आसुत जल में 25 पे 1498, समुद्री जल में 25 डिग्री पर 1531, स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पर 5960, एल्यूमिनियम में 25 डिग्री पर 6420, लोहा में 25 डिग्री पर 5950, कांच फ्लिंट में 25 डिग्री पर 3980। ठीक है,
एक बार ऐसे एक नज़र मार लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है ये। आकाश नीला लगता है क्योंकि क्यों नीला लगता है ये? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश जो है वो नीला लगता है। सबसे कौन है? विबग्योर में सबसे नीचे वायोलेट है वी, इसलिए आकाश नीला लगता है। सुबह शाम में कैसा लगेगा? तो लाल लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए VIBGYO लास्ट में आ रहता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की ज़्यादा होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से तारे टिमटिमाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, इसमें मिस नहीं करना है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भाई इसी कारण से मछलियाँ जो है ना पानी के अंदर जीवित रहती है। ऊपर में बर्फ़ जम जाता है, नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अलग है इसके बारे में। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल है, बस एक फार्मूला F-32/180 बराबर C/100। इसे देखेंगे तो 122 डिग्री आराम से निकल जाएगा। 122 डिग्री F खुद निकालिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। भाई कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, ठीक है। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो सब एक जगह पर रहती है इकट्ठी होकर के। इच्छा करे तो उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो ये होती है शहद की। इन सब में देखिए जल की, खून की, वायु की, सब में सबसे ज़्यादा श्यान होता है शहद। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है ना। तो ये देखिए शहद सबसे ज़्यादा, फिर खून, फिर जल, फिर वायु। अब देखिए श्यानता का जो है ना जैसे कितना कितना होता है, इस चार्ट को देख लीजिए एक बार, है ना। ये श्यानता का चार्ट है, इच्छा करे तो देख लीजिएगा रोक के। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो ये चंद्रमा से। हाई टाइड जो है ना वो चंद्रमा से जो चंद्रमा जो है ना नज़दीक है, सूरज है लेकिन काफ़ी दूर है, तो जिसके कारण सूरज के कारण हाई टाइड नहीं होती है। चंद्रमा वनस्पत नज़दीक है तो उसके कारण हाई टाइड ज़्यादा आता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए ऐसा होगा ना, तो इसका भार बदल जाएगा, ठीक है, भार बढ़ जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदल जाएगा, पहले कम था ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। कोई द्रव्यमान है उसको पूरे अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि होता है क्या है ना कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च ताप पे उबलेगा तो वो जल्दी पक जाएगा खाना, सीटी भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि बॉइलिंग होगा, प्रेशर बढ़ा देगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किस में प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, ठीक है। सबसे बड़ा सूरज जो है ना वो हमारे उसका स्रोत है ऊर्जा का। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है सूरज से। काफ़ी कम है लेकिन काफ़ी है वो भी पृथ्वी के लिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है, तो ये होता है प्लूटो पर। एकदम सबसे बड़ा वर्ग होता, सबसे दूर है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो लाइट है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना। बस उसी को ध्यान रखना है कि लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। नाम है विद्युत चुंबकीय, लेकिन ना ही विद्युत की तरफ ना ही चुंबक की तरफ ही आकर्षित होती है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग दिया हुआ है ना, तो 8.5 मिनट। 8 मिनट भी होता तो सही रहता, उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो हम लोग मान बदल देंगे। चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो देखिए ये है ना ई, है ना, कहा कि 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। लगभग होता तो 8 मिनट उत्तर होता, लेकिन इसमें दिया नहीं है एग्जैक्ट, तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ई हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है।
निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए, फास्ट जो है ना कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी तो फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रेन, सी, बेसिक, ये सब है कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यह होती है टंगस्टन। ठीक है, इसको चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, है ना। वैक्यूम में ये ऑक्सीकृत नहीं होती, इसलिए इसका यूज होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है जर्मेनियम। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक क्या अवयव है? देखिए, नाभिक में दो ही चीज़ रहता है, घुमा फिरा के वही बात पूछ रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कितनी बार तो सेम क्वेश्चन को पूछ लिया गया भाई। ऐसे सवालों में मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पर वो कोई गलती करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये वाला मामला गलत है। ठीक है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन तो रहते ही है नाभिक में, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ सही है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के प्रोटॉनों में प्रोटॉनों की संख्या है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या एक ही बात है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है, ये भी ठीक है, ये अच्छा बताया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ये कितना मतलब कि अनियंत्रित जो होता है ना विखंडन, हाइड्रोजन बम ये होता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, जिसमें कि संलयन जो है ना अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो वो होता है हाइड्रोजन बम। अब ये भी बोला था हमने। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन, रेडॉन है ना वायु में नहीं होती है ना, ये नोबेल गैस नहीं होती है। एकदम घोट लेना इन सारे सवालों को। तो देखिए, अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? एकदम सिंपल है, अभी अभी इसको भी हमने देखा है। तो वाट पर आधारित है, ठीक है ना, सिर्फ वाट पे ही आधारित है और कुछ नहीं होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है यूरेनियम, है ना। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार होता है 238.08। भाई केमिस्ट्री का जो है ना, एक बार वो क्या बोलते हैं उसका, वो टेबल जो होता है पीरियोडिक टेबल, उसको देख लेना चाहिए। वो सिंपल है, बहुत आसान है, एक बार देख लेने में ही सब क्लियर हो जाएगा। इनसेट 2A कब छोड़ा गया ये नहीं पूछा जाएगा, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ये तो अब नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 102 क्वेश्चन है ना, 102 क्वेश्चन में से ही 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तैयार कर लेना है। साथ में 67 BPSC का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है। अगर कोई आदमी बोलेंगे तो लेटेस्ट जो है ना, लेटेस्ट की वाला जो कुछ बदलाव के साथ जो सॉल्यूशंस हुए थे, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है तैयारी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को भी देखेंगे, जल्द ही देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, तीनों एक साथ हो जाएगा तो 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए एक ब्रेक के लेकर के वापस उसको भी देखेंगे। रिवाइज करिए जितनी बार हो सके उतनी बार। धन्यवाद।